गाइज ऑल राइट, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑर्गेनिक एसिड पूरा पढ़ा था। आज की क्लास में ऑर्गेनिक बेस स्टार्ट करूंगा। हेडिंग डालिए आप लोग, ऑर्गेनिक बेस। ना ऑर्गेनिक बेस। तो बेटा देखो, कल मैंने आपको समझाया था कि जैसे ऑर्गेनिक एसिड में, ध्यान से सुनो, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक एसिड के अंदर आप लोगों को अगर मॉलिक्यूलर टर्म्स में डिस्कस किया जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव ही क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। लाइकवाइज एवरीवन, ऑर्गेनिक बेस के अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को ही बेसिस बुलाया जाता है। अब वो क्यों, आप ये बताओ, जैसे मान लो मैंने कोई अल्कोहल ले लिया है ना, और इसको प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का प्रोटॉन एक्सेप्ट करा के इसका प्रोडक्ट डेवलप किया, बनाइए। आप सोचो यहीं पे आपके पास नाइट्रोजनस कंपाउंड हो जहां उसके पास लोन पेयर हो, H प्लस लेकर के ये क्या बन जाएगा, RNH एंड H पॉजिटिव। कैन यू टेल मी आउट ऑफ 1 and 2 कौन सा पॉजिटिव चार्ज वाला जो मॉलिक्यूल बना हुआ है, जो आयन बना हुआ है, वो ज्यादा स्टेबल है? विच वन इज मोर स्टेबल, द फर्स्ट वन और द सेकेंड वन? सेकेंड। कॉमन सेंस की बात है कि भाई पॉजिटिव चार्ज ऑन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर ये ज्यादा स्टेबल है, कॉन्जुगेट एसिड, ये क्या है, कॉन्जुगेट, अगर इसको आप बेस मान रहे हो तो इधर की तरफ क्या है आपके पास, कॉन्जुगेट एसिड। सो कॉन्जुगेट एसिड इज मोर स्टेबल, तो corresponding base will be stronger ना। conjugate acid stability order क्या आएगा बेटा, ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, तो RNH positive is more stable than ROH positive. This implies that बेसिक ऑर्डर क्या हुआ, RNH2 is more basic than ROH and of course it is more basic than, अगर आप डिस्कशन करना चाहो वाटर के साथ तो H3O प्लस भी बना लेते हैं, more basic than water. So this is general order and of course इसको थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी में रखेंगे, ये सिमिलर ही हैं लगभग, ठीक है। H2O and ROH में बहुत बड़ा गैप नहीं है, बट इन दोनों में बहुत बड़ा गैप है। अंडरस्टूड। अब आपको इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में भी डिस्कस कर देते हैं। तो जब भी बेटा RNH2 नॉर्मल अमाइन वाटर के साथ मिक्स करोगे तो वाटर के H प्लस आयन को अपने पास एक्सेप्ट करके ये RNH3 पॉजिटिव बनाता है और साथ में क्या रिलीज करेगा, OH माइनस। क्या रिलीज करने वाला है, OH माइनस। और इस इक्विलिब्रियम का जो कांस्टेंट है उसी को क्या बोलते हैं, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, KB। क्लियरली बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ KB एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKB। ये सुनो, जैसे एसिड के केस में हमने देखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PK, लाइक दैट यहाँ पे इस तरह का होगा। और आपको मैं बता दूं इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज क्लोज टू 10⁻⁻⁵, याद भी हो जाना चाहिए अब तक। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का K वैल्यू 10⁻⁻⁵ के ऑर्डर का होता है,
उसी तरीके से RnH2 नॉर्मल बेस हुआ तो इसका Kb वैल्यू किस ऑर्डर का है, 10 के पावर -5। अच्छे से नोट करिए यहां तक और फिर हम सीधा सीधा क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग सीधा सीधा ना। अब देखो हमारा कंपैरिजन अब किसके साथ होगा, नाइट्रोजन के अलग अलग बेसिस को लेकर के हमारा डिस्कशन होगा। लेकिन उससे पहले एक बड़े लेवल पे, एक मेजर तौर पे अगर डिस्कशन करना हो बेसिस का तो वो कर लेते हैं। है ना, क्या डिस्कशन करना है भाई, कि जैसे अगर आपसे मैं बोलूं कि बेटा आपके सामने अमोनिया दिया हुआ है या 1 डिग्री अमाइन है, आपके सामने NaOH है ना, हाँ जी, आपको इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर डेवलप करना है। क्या आने वाला है इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। दूसरा क्वेश्चन है कि आपके सामने मैंने दे दिया है 3 डिग्री, नहीं बल्कि 4 डिग्री। क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वाटनरी अमोनियम क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अगर मैं कंपैरिजन करूं किसी भी अमाइन या इनफैक्ट अमोनिया ले लो, इन दोनों में और इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। कोई भी ले लो ना, मतलब अभी दो दो का ही कंपैरिजन करो।
कर लिया बेटा? बताइए आपके हिसाब से कौन ज्यादा बेसिक है? कौन ज्यादा बेसिक है और क्यों? ना बताइए। सबसे पहले वाले में तो यार इसमें सोचना ही नहीं है, अमोनिया से तो बहुत 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 ज्यादा पावरफुल हो है ना, बोलो। क्योंकि अमोनिया की प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, और दिखाता हूं, अमोनिया की फ्री प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। कैसे निकालेंगे ये वैल्यू? अगर हमें Kb मालूम हो, जैसे मान लो अगर हमें ये मालूम, ये हमें मालूम है Kb कितना है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 के पावर -5, और हमें ये भी मालूम है क्या, H2O, इसका Kw भी मालूम है। ये वैल्यू निकाल पाओगे क्या? बताओ। आपको अमोनिया लेफ्ट साइड चाहिए, इसको उल्टा कर दें? बोलो ना। इसको उल्टा करने पे क्या आ जाएगा, H प्लस प्लस OH माइनस फॉर्मिंग H2O। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा, 1/Kw। अब अगर मैं इसको 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं और इसको 3 बोलूं, तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है, 1 + 2 ऐड करने से 3 मिल जाएगा। और याद करो जब इक्वेशन ऐड करने से मिलता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उनका प्रोडक्ट होता है। तो 1 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, Kb। 2 का कितना है, 1/Kw। और 1 का 3 का कितना था हमारा, यही हमें निकालना था, K, प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, Kb कितना है, -5, Kw कितना था, -14, ऊपर जाएगा तो कितना है, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, +9। देख रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है फ्री प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की। 1000, 10,000, 1,00,000 नहीं है, बिलियन, 10 के पावर 9 टाइम्स है प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। आ रहा है बस में? यहीं पे अगर मैं कंपैरिजन करूं किसका, OH माइनस का फ्री प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी कितना है सब तो कितने लोग कह रहे हैं इसमें क्या पूछना है सर, ये तो KW आएगा, 1/Kw, ये सो नो। अरे मोटू लोग, ये H2, हाँ ये तो H2O बनाएगा। और कितने लोग कह रहे हैं H प्लस OH माइनस फॉर्मिंग वाटर का जो KW वैल्यू होता है उसी का ठीक उल्टा ही तो है ये। अरे बोलो यार, यानी ये 1/Kw ही तो था। तो भाई देखो ये वैल्यू कितना था, 1/Kw, एंड दैट वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 10 के पावर 14। तो बताओ ये 14 है, ये 9 है, समझ में आया? हाँ, इन दोनों में लाख गुने का डिफरेंस है, isn't it? बोलो भाई। सो दैट इज वाई माय डियर आई टोल्ड यू कि OH माइनस बहुत ज्यादा पावरफुल बेस होता है एज कंपेयर टू एनी 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, एनी नाइट्रोजनस कंपाउंड ले लो, उससे काफी बड़ा बेस है। Did you get it? नोट कर लेना है। अगले वाले में बताओ। बिल्कुल सही, इसमें भी तो एक तरह से फ्री हो गया OH माइनस। सो इट इज वेरी वेरी पावरफुल ना। इन दोनों में ये है और इन दोनों में फ्री OH माइनस जहां मिल जाए। वही तो दिखाया है मोटू, NaOH में Na+ कुछ करता है क्या? OH माइनस का ही टेंडेंसी तो कंपेयर करेंगे ना। चलो अगला क्वेश्चन अब लिखेंगे।
हाँ बेटा बस यहीं से स्टार्ट हो। सबको क्लियर हो गया? आइए देखते हैं। अब चलो देखो, अलग अलग नाइट्रोजनस कंपाउंड में अगर डिस्कशन करना हो तो कैसे ध्यान देंगे, ठीक है? सबसे पहले बड़े बड़े मेजर मेजर फैक्टर्स डिस्कस करूंगा, फिर आएंगे छोटे फैक्टर्स पे। ओके, अब ध्यान से देखो कि जैसे मान लो मैं तुम्हारे सामने लेके आया बेटा NH2 और एक केस लेके आया मैं और एक और केस लेके आ रहा हूं तुम्हारे सामने, और एक लास्ट केस लेके आ रहा हूं। बहुत ध्यान से समझना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये पूरा कंसेप्ट ही है एक साथ। ये चारों में अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ अरेंज करना हो तो एक नॉर्मल सी बात ये समझ में आती है कि भाई अगर लोन पेयर के वजह से ही तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ आ रही है, अगर वो लोन पेयर डिस्पर्स हो जाए, मतलब एक जगह से डिलोकलाइज हो जाए, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ये सुनो, लोकलाइज्ड है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। इतनी सी बात पे ये पूरा क्वेश्चन फ्रेम है। ट्राई करो और मुझे रिजल्ट बताओ सोचकर। चलिए, क्या आंसर आएगा इसका? सबसे ज्यादा कौन सा होगा? फर्स्ट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसका लोन पेयर कहीं नहीं जा रहा है, यहीं रुका हुआ है ना। सबसे ज्यादा आ गया फर्स्ट, बिल्कुल सही। उसके बाद बताइए। बिल्कुल सही जवाब, ये थर्ड। क्यों थर्ड? क्योंकि वहां पे भी रुका हुआ है ना। ये सुनो, क्या ये लोन पेयर डिलोकलाइज होता है क्या? नहीं सर। पिरिडीन का sp2 हाइब्रिड याद है ना, डिलोकलाइज। तुमने आंसर नहीं किया अभी तक। इसके बाद ये हो गया। तो ये दोनों में ये पीछे क्यों है लेकिन? अच्छा, ये पीछे क्यों है? इसमें इसमें ये पीछे क्यों है भाई? रुका यहाँ पे भी हुआ है, रुका यहाँ पे भी हुआ है, इसको आगे भी हो जाना चाहिए। पीछे क्यों है? उससे क्या हुआ? इसका लोन पेयर तो बचा हुआ है ना। सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग खोल करके सोचो, डिफरेंसेस क्या हैं, दिखेगा आंसर अभी। बता। आओ चलो डिफरेंस दिखाता हूँ। कितने लोगों को दिख रहा है कि इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 है और इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। हाँ जी, तो परसेंटेज एस इसका 25% आएगा, इसका परसेंटेज एस आएगा 1/3 इंटू 100, 33.33%।
और जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो बेसिक स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी। यानी हमें एक चीज तो ये मालूम चला ही था कि बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोजन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। जितना ज्यादा उसका परसेंटेज एस होगा उतना कम टेंडेंसी हो जाएगा ना। और हमें ये भी प्रॉब्लम, मतलब इससे ये भी है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इजंट इट ना। तो हमें एक चीज दिमाग में, देखो कुछ टेम्पलेट्स बनाने हैं इसके लिए, रेडीमेड टेम्पलेट्स, और वो दिमाग में वैसे बिठाना है। A static lone pair is more basic. A static lone pair of nitrogen is more basic than delocalized. और स्टैटिक में भी अगर कंपेयर करना हो तो परसेंटेजेस देख लेंगे। ये सब टेम्पलेट बनाओ, लिखना शुरू करो एक एक करके। कैसे सोच रहे हैं वो जरूरी है, एग्जाम में फिर स्ट्राइक नहीं करेगा। तो भाई इन दोनों में समझ में आया, हाइब्रिडाइजेशन से डिसाइड किया। अब आती है बात डीलोकलाइज की। तो कितने लोग कह रहे हैं सर डीलोकलाइज तो यहां पे भी है और साथ में यहां पे भी है। ये सुनो, दोनों जगह डिलोकलाइज हो गया। अब क्या करें भाई, मैं किसकी बात मानूं? दोनों जगह डिलोकलाइज हो गया तो मैं किसको ज्यादा बेसिक करूं? अरे जब लोन पेयर डिलोकलाइज हो गया तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही है। रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजनिंग है अभी के लिए। एग्जामिनेशन हॉल में रिजल्ट पे फोकस करना, अभी रीजनिंग पे करो। सेकंड एंड फोर्थ में ज्यादा बेसिक कौन है और क्यों? जल्दी बताइए। सेकंड एंड फोर्थ में ज्यादा बेसिक कौन है और क्यों? सोचो, अभी भी नहीं सोच पा रहे हो? क्या है आंसर, बताओ क्यों? तो उसके अंदर भी तो रेजोनेंस ही है। एग्जैक्टली सर, ये लोन पेयर इज contributing in aromaticity, और जो चीज एरोमेटिसिटी में कंट्रीब्यूट करे वो एक्सटेंसिवली डिलोकलाइज होता है। और उसके लोन पेयर को लेने की गलती करने का मतलब इसको नॉन एरोमेटिक बनाना, जो कि बहुत मुश्किल है। ऑर्गेनिक बेसिस में अगर आपको वर्स्ट बेस बताना है तो उनमें से ये एक है। ऐसे लोन पेयर जो एरोमेटिक का पार्ट बन जाए, कायदे से उनको बेस भी नहीं बोलना चाहिए। बहुत ही खराब होते हैं ये, बहुत खराब होते हैं। माइंड इट, वेरी वेरी पुअर। ओके, याद रहेगा सबको? लिख लो वर्स्ट बेस। जबकि ये लोन पेयर एरोमेटिक का पार्ट नहीं है, ये नहीं भी आए तो ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। तो यहां सिर्फ नॉर्मल रेजोनेंस हो रहा है। यहां लोन पेयर का रेजोनेंस एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल था, इसलिए उसको ब्लॉक नहीं कर सकते। इसको ब्लॉक कर सकते हो, इसलिए आंसर क्या आएगा? मैंने बोला ये अपने आप में पूरा कहानी है बेटा, इकट्ठे। ये बहुत बड़ी बात मैंने बता दी पहले ही प्रॉब्लम में तुम लोग। इतना ही, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, हल्का फुल्का डिफरेंस नहीं है। सबको समझ आ गया?
तो डिलोकलाइज्ड में भी सबसे बकवास बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? जो लोन पेयर एरोमेटिक का पार्ट बन जाए। ये ऐसे लिखते चलो, ऐसे ही शब्दों में लिख लो भाई, हिंदी इंग्लिश जैसे मन करे ऐसे लिख लो, क्योंकि रिजल्ट याद करना पड़ेगा। अगर टॉपिक समझ गए ना, अंदर की रीजनिंग समझ गए, तो कैसा भी मॉडिफिकेशन करेगा वो आप कर जाओ। आइए अगला दिखाता हूं प्यारे बच्चों, मिटा दूं इसको। अगला क्वेश्चन आपके लिए, CH3 CH2 NH2 CH3 CH डबल बॉन्ड NH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी दे देता हूं, ये चार आपके सामने, इन चारों में अरेंज करिए। गलती कर सकते हो बट कोई बात नहीं। यहां से मेन तो ये तीन है, ये तो मैंने जबरदस्ती चिपका दिया है ऑर्डर, एक ओवरऑल ऑर्डर ध्यान देने के लिए, ठीक है। मेन तो ये तीन ही है, करो एटलीस्ट इन तीनों का सही हो तो बढ़िया है, लगाओ दिमाग। क्या है आंसर? अच्छा अर्षिया बताओ क्या आंसर है? ये तीनों का आंसर कितने लोगों ने ये किया है? एटलीस्ट इन तीनों का ये क्या है? बिल्कुल सही। इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 sp3, परसेंटेज s देखा जाए तो 25, परसेंटेज s 33, और ये परसेंटेज s 50, है ना? तो ये भी अमॉन्ग दी वर्स्ट बेस है। अब इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो ये इससे भी खराब हो जाता है, पता है? इतना खराब है ये कि ये इससे भी खराब हो जाता है। अगर ओवरऑल ऑर्डर चाहिए तो उसमें याद रखना नोट करके कि ये फिर भी बेटर होता है। बेसिक स्ट्रेंथ में बता रहा हूँ, ये अच्छा है रिलेटिवली, अच्छा तो क्या ही है बट फिर भी। मतलब आप समझ रहे हो, जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ऊपर से नाइट्रोजन का sp हाइब्रिडाइजेशन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन से भी ज्यादा बढ़ जाने का मतलब ये है कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बिल्कुल ही खत्म। साइनाइड को हम बेसिस में कंसीडर ही नहीं करेंगे। याद रहेगा सबको? बढ़िया से याद रहेगा। चलो एक और इंटरेस्टिंग केस देता हूं, चलो तीसरा।
बताइए इन तीनों में बेसिक्स। इन तीनों में बताइए सबसे अच्छा बेस कौन सा है? पहला वाला। क्यों? लोन पे रुका हुआ। इसका लोन पे डिलोकलाइज है और इसका भी लोन पे डिलोकलाइज है। अब इन तीनों में क्या है? हाँ, सबसे वर्स्ट कौन है और क्या रीजन आप मुझे देने वाले? आओ चलो देखते हैं। इन तीनों में सबसे ज्यादा वर्स्ट ये है, और रीजन बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया ओजस्विन ने कि सर रेजोनेंस तो है इसमें भी और इसमें भी, लेकिन इसके रेजोनेंस का क्वालिटी बेटर है। क्यों क्वालिटी बेटर है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉन रिटेनिंग टेंडेंसी ज्यादा होती, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना। कार्बन की इलेक्ट्रॉन रिटेनिंग टेंडेंसी कम होती है, देखो ना नेगेटिव चार्ज को। ये सुनो, अब नाइट्रोजन पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे? क्योंकि नाइट्रोजन में दोनों पे ही पॉजिटिव है, इसलिए वो कंपैरिजन का पार्ट ही नहीं है। जो बदल रहा है चीज वो देखो, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव, यहाँ ऑक्सीजन पे। और ये बनता है हमारा तीसरा वर्स्ट बेस। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि 3 नाइट्रोजनस वर्स्ट बेस बताओ, 3 नाइट्रोजनस वर्स्ट बेस बताओ, तो उस कैटेगरी में ये भी आएगा। और मैं आपको ना सबका केबी वैल्यू देता हूं ताकि थोड़ा सा आपके लिए आई ओपनिंग रहे। देखो, जब ये NH2 होता है तो इसका केबी ऑफ द ऑर्डर ऑफ -5 होता है। यही अगर आप डिलोकलाइज करा देते हो, जैसे कि हमने यहां देखा, तो इसका केबी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 के पावर -10 के आसपास हो जाता है। और यही अगर आप उसको एरोमेटिक का पार्ट बना देते हो, रुक जाओ पहले एरोमेटिक से पहले अमाइड देख लेते, अमाइड बना देते हो तो इसका केबी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 के पावर -14, बिल्कुल वाटर के जैसा होगा। और यही प्यारे बच्चों अगर आप उसको एरोमेटिक का पार्ट बना दो लोन पेयर का, तो उसका केबी ऑफ द ऑर्डर ऑफ -16 हो जाता है। एंड प्यारे बच्चों अगर आप उसको sp हाइब्रिडाइज्ड में लेके चले गए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, इसका केबी बाप रे पूरा रिकॉर्ड तोड़ देता है, -24। इसलिए इन तीनों को वर्स्ट बेस नाइट्रोजनस कंपाउंड, जिनमें 3 वर्स्ट बेस नाम लेना हो तो साइनाइड, पाइरोल एंड तीसरा अमाइड। ये तीनों को दिमाग में ऐसे बिठा लेना, ये आए तो सबसे पहले क्लैरिटी होगी ये 3 तो सबसे खराब है। इनके अलावा बाकियों में दिमाग लगाना, इनमें सोचना भी मत, ये डिजर्व ही नहीं करते हैं इतना कि इन पे टाइम दो। अभी टाइम दे लिया ना, दिमाग में एकदम बिठा लेना, ठीक है। अब करते हैं कुछ बढ़िया क्वेश्चंस। सेट हो गया पैरामीटर दिमाग में?
आइए बच्चों, बिल्कुल बात नहीं होना चाहिए। ओके, CH3 CH2 NH2. Okay, this is one. Another is CH3 C double bond NH and NH2. तीसरा है NH2। बहुत मजा आने वाला है ये क्वेश्चन में, बहुत ही बढ़िया, बहुत बड़ी बड़ी बातें सीखने वाले हैं हम लोग। अच्छा, इस क्वेश्चन में, हाँ जी, इस क्वेश्चन में मेरा सिर्फ इतने से ही मतलब नहीं, यहाँ पे तो ये आपको दिख रहा होगा लोन पेयर है यहाँ पे भी। अगर मैं इसमें A एंड B सेंटर में पूछूं ज्यादा बेसिक कौन है, तो आपको ये भी समझाना है कि प्रोटॉन किस पे जाएगा। एंड ऑफ कोर्स हमेशा जब कंपैरिजन करना हो एक बेस का दूसरे के, तो दोनों का बेस्ट बेस्ट लेकर के चलते हैं, ये नहीं कि इसका वर्स्ट इसका बेस्ट लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये सोच करके आप हमें आंसर करिए इन तीनों में क्या ऑर्डर होगा। प्यारे बच्चों, इसका नाम ग्वानाडीन है। ग्वानाडीन।
सो ग्वानाडीन हो गया। ये तीनों में क्या आंसर आया आप लोगों का, बताइए, सोच करके बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक, कोई बात नहीं, तुम 1 मिनट और ले लो, सोचो। धृति, am I audible buddy? Yes, sir. क्या आंसर आएगा तुम्हारे हिसाब से? थर्ड वाला ज्यादा होगा। आओ चलो देखते हैं ना, आओ चलो, तुम लोगों ने कर लिया। देखो बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था? बहुत बढ़िया। और ये लोन पे रुका हुआ था। अच्छा, इन दोनों में कितने लोग कह रहे हैं आउट ऑफ 1 and 2 दोनों रुके हुए हैं? बिल्कुल नहीं, ये डिलोकलाइज्ड है। और मजे की बात दिखाता हूं तुमको, डिलोकलाइज होने से देखो नाइट्रोजन का, नीचे वाले नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा फायदा हो गया। ज्यादा फायदा क्यों? एक तो लोन पे रुका हुआ है, ऊपर से नेगेटिव चार्ज भी आ गया। लोन पे तो दो आएंगे ना, एक तो पहले से ही। ये भी रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है, इस पे 0 चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। कौन ज्यादा बेसिक हुआ? इन दोनों में ये ज्यादा बेसिक। अब हम लोग का दिमाग कहाँ लगा रहता है, अरे ये तो डबल बॉन्ड है, अरे इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है, sp कहाँ, sp2 होगा ना, उल्टा ही कहानी हो गया। नेगेटिव चार्ज, डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करो। और कितने लोग कह रहे हैं यहां तो सर पूरी तबाही है, इस तरफ से भी मिलेगा, इस तरफ से भी मिलेगा, ये सुनो, मोस्ट बेसिक। एंड ग्वानाडीन आपको ध्यान है, ये अर्जिनिन अमीनो एसिड होता है, उसका पार्ट है ये। नहीं, बायोमोलिक्यूल्स करना जरूरी है। अर्जिनिन, दिस इज द पार्ट ऑफ अर्जिनिन। बेसिक अमीनो एसिड में सबसे ज्यादा बेसिक अमीनो एसिड होता है ये अर्जिनिन। याद रहेगा सबको ये बात, ग्वानाडीन इज द मोस्ट पावरफुल, न्यूट्रल कंपाउंड्स में बात किया जाए तो मोस्ट पावरफुल बेस में से एक है ग्वानाडीन। बहुत ज्यादा बेसिक है, बहुत। टॉप 3 बेस्ट बेसिस में तो अगर आप नाइट्रोजनस डिस्कस करो तो एक तो हाइड्रोक्साइड वाला जो मैंने आपको डिस्कस किया था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, प्योर हाइड्रोक्साइड तो बेटर है खैर ना। एंड अगर नाइट्रोजनस की बात करोगे तो उनमें सबसे बेस्ट ये है, सेकंड बेस्ट पे ये आ जाएगा। इनसे बढ़िया कौन होगा भाई, नेगेटिव आ जाए तो इनसे अच्छा कौन है? खुद दिमाग लगाओ। नाइट्रोजन एक तो ऐसे ही अच्छा डोनर सेंटर है, ऊपर से नेगेटिव आ जाए तो उससे बढ़िया और कोई बात हो ही नहीं सकती। कर लिया मैं। की भी वैल्यूज मैं ढूंढ रहा हूं, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको इनकी वैल्यूज भी बताता हूं कितना है, बट आइए चलिए, इतना हो गया बेटा, ये हो गया। अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, देखते हैं आप लोग आंसर कर पाते हो। ये आपके सामने मैंने दे रखा है, क्या बोलते हैं इसको, पायरोल, बोलो ना। ये आपको मैंने दे रखा है, एनीवन हु नोज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल? वह कुछ भी बोल रहे हो। कॉमन नेम सेकंड वर्कशीट जो दी थी उसमें मिलेगा तुमको। चलो खैर कोई बात नहीं, अभी फिलहाल नाम में इंटरेस्ट नहीं, अभी तो मॉलिक्यूल लिख लेने दो। इसके बाद मुझे आपको देना था ये,
और एक तीसरी चीज देनी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये तो आपको मालूम है पाइरोल, ये आपको मालूम है पेरिडीन, ये इमिडाजोल। अब इनमें ऑर्डर बताओ, सोच करके बताना। ये पाइरोल है ना, इसका नाम होता है पाइरोलिडीन। पाइरोल से पाइरोलिडीन, पिरिडीन से पिपिरिडीन। पिरिडीन के अगर ये तीनों गायब कर दूं तो इससे पिपिरिडीन बनता है। पाइरोल से पाइरोलिडीन। पाइरोलिडीन। बताइए बताइए जल्दी बताइए, सबसे बढ़िया बेस कौन सा है? कोई डाउट ही नहीं, सबसे बढ़िया बेस तो पाइरोलिडीन होगा। हाँ बोलो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हाँ जी, इसके बाद बताइए इन तीनों में, इनमें 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 ऑर्डर सबसे खराब बताओ कौन सा है? सबसे खराब पाइरोल होगा, क्योंकि इसका लोन पेयर क्या हो गया? एरोमेटिक का पार्ट हो गया। एरोमेटिक का पार्ट हो गया। अब हमारे बीच में बचते हैं दो, कौन कौन से बचे भाई? इनमें और इनमें। मतलब मुझे जल्दीबाजी में आंसर नहीं चाहिए, आप बढ़िया से सोच समझ करके जो आपके दिमाग में चल रहा है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके फिर मुझे बताइए, फिर मुझे बताइए क्या आपको क्या लगता है इसमें। इसका तो आपको केबी वैल्यू मालूम ही है, कितना है? 10 के पावर माइनस, अभी दिखाया था 16 के आसपास, है ना? आइए चलिए देखते हैं भाई, पिरिडीन और इन दोनों में हमेशा बेस्ट बेस्ट कंपेयर करूं तो इसका ये लोन पे रुका हुआ है और कितने लोग को दिख रहा है इसका ये लोन पे रुका हुआ है। ये डिलोकलाइज्ड है बट ये लोकलाइज्ड है। अब इसमें हालांकि इसको उतना एडवांटेज नहीं मिल रहा है जितना ग्वानाडीन को नेगेटिव होने का मिलता है, लेकिन कितने लोग कह रहे हैं कि जब ये सर रेजोनेंस होते होते आएगा तो एक टाइम आएगा जब नाइट्रोजन पे थोड़ा सा नेगेटिव भी आएगा। दिखाऊं? मैंने बोला है कि आप बना के देखो, लेकिन नहीं। देखो यहीं देख लो ना, उल्टे साइड से मैं चलूंगा तो दिख जाएगा आपको। इफ आई गो विद दिस यू विल गेट, लेकिन ये बिल्कुल समझ रहे हो ना, ये उतना ही नेगेटिव मिलता है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। मतलब ये कि भाई उसकी जो कैपेसिटी है नेगेटिव लेने की, उसके रिस्पेक्ट में बस टच करके निकल जाएगा, क्योंकि ये एरोमेटिक है,
एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन होता है, मतलब नेग्लिजिबल नेगेटिव है यार, वो उतना कहानी बोलने का यही मतलब ना। हाँ लेकिन चलो नेगेटिव थोड़ा सा ही सही, लेकिन इन दोनों में कंपैरिजन करने के लिए उतना ही काफी, इसलिए इन दोनों में बेस्ट कौन होगा? दिस वन, इमिडाजोल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बढ़िया यही है। फिर ये अच्छा वैल्यूज में मैं दिखा दे रहा हूं, इसका होता है 1.8 इंटू 10 के पावर माइनस कितने के आसपास, इफ आई एम राइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ -9 या 10 ही होता है बेटा, एक बार देख लें वैल्यूज, -9 है और इसकी वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 9 इंटू 10 के पावर -8। देख रहे हो, तो इससे तो बेटर ही है ना ये, और ये तो खैर बहुत ही बढ़िया है यार, इसका तो केबी वैल्यू आपको मालूम ही है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ -5 के आसपास। स्टैटिक लोन पेयर हो, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, तो उसका इसी ऑर्डर के आसपास है। चेंजेस होते हैं, अलग अलग ग्रुप लगाओगे तो चेंजेस आएंगे, बट तो सबको समझ आ गया, ये जितने बड़े बड़े फैक्टर थे बेसिक स्ट्रेंथ को लेकर के वो सब मैंने कवर कर दिए। अब देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। देखो अलग से हेडिंग डाल के लिखना जरूरी है इसको, क्योंकि ये एनसीईआरटी का पॉइंट है और सीधा एग्जाम में पूछता है। कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, comparison of basic strength between 1 degree, 2 degree and 3 degree amine. Comparison of basic strength between 1 degree, 2 degree and 3 degree. है ना? तो देखो मैं स्टार्ट करूंगा मिथाइल अमाइन और इससे भी पहले अमोनिया लेकर के, और आपको फिर 2 डिग्री देता हूं, यही होता है ना बेटा 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, अमोनिया, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन। देखो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि डिस्कशन मैं एक्वस सॉल्यूशन में कर रहा हूं, जब नहीं करना होगा तो एग्जाम में लिखेगा इन गैसियस फेज, बताओ वरना क्या। तो चलो इन गैस फेज देख लेते हैं पहले, इन गैस फेज, और दूसरा इन एक्वस सॉल्यूशन। याद रखना ये बात मेरी, एक्वस सॉल्यूशन बाय डिफॉल्ट है, कुछ नहीं दिया हो तो एक्वस ही मान के चलेंगे। तो गैसीय स्टेट में सोच के देखते हैं, बताओ गैसीय स्टेट में क्या आंसर आएगा, कौन अच्छा होगा। तो हमें मालूम है भाई, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ में विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए अच्छा होता है, वैसे ही बेसिक स्ट्रेंथ में डोनेटिंग ग्रुप। तो अब डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है यहाँ पे, इंडक्टिव। पहला क्या बोला, गैसीय स्टेट प्लस आई। ये सुनो इधर कितने लोग बोल रहे हैं, तीनों तरफ से प्लस आई, बोलो बच्चों। तो प्लस आई से दे के इस पे नेगेटिव की इंटेंसिटी थोड़ी और बढ़ाएगा तो H प्लस आयन को और इजी होगा। आ रही मेरी बात समझ में? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा बेस होगा। ये सुनो तो उस हिसाब से देखा जाए तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, अमोनिया, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर यही होगा। हाँ डिफरेंसेस बहुत बड़े नहीं है इनमें,
क्योंकि इंडक्टिव बहुत वीक इफेक्ट। इंडक्टिव एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगभग पास पास ही रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी वही कैटेगरी। अब बात आती है एक्वस सॉल्यूशन की। एक्वस सॉल्यूशन में क्या कुछ अलग होगा? हाँ जी, आंसर अलग हो जाता है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में एक और चीज आपको देखने को मिलती है कि H+ लेने के बाद, H+ के लिए कोई स्टेरिक फैक्टर काम नहीं आता है। H+ लेने के बाद ये जो अमोनियम आयन बना, H+ लेने के बाद ये जो 1 डिग्री अमाइन था उसके करस्पॉन्डिंग था, H+ लेने के बाद ये क्या बन गया? CH3 NH पॉजिटिव एंड CH3। H+ देने के बाद ये क्या बनाया मैंने? कॉन्जुगेट एसिड। क्या बनाया? कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी ज्यादा हुई तो बेसिक स्ट्रेंथ अच्छा हो जाएगा। कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी। अब देखो इसमें अनडाउटेबली कौन कौन से पैरामीटर हैं? एक तो प्लस आई तो है ही, साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल। ध्यान से देखो, जितना NH पे पॉजिटिव आएगा उतना ही कितने लोग कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। यहां पे देखो कितने लोगों को समझ आया ये बात? कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर मॉलिक्यूल बना सकता है अमोनियम आयन? 4। तो ये उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये सुनो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आंसर करना हो तो एकदम उल्टा हो जाएगा। सबसे बेस्ट ये इट कैन फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इट कैन फॉर्म 2 एंड इट कैन ओनली फॉर्म 1। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आंसर बिल्कुल उल्टा। लेकिन यार रियलिटी में तो दोनों का ब्लेंड हम देखेंगे ना, इंडक्टिव एंड दोनों आसपास ही होते हैं, तो इसलिए ऑर्डर थोड़ा एक्सपेरिमेंटल हो जाता है। और याद करने के लिए ऐसे देखो कि 2 डिग्री दोनों में बैलेंस्ड है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी और 2 इंडक्टिव भी। अब देखो 1 डिग्री 3 डिग्री में कभी 1 डिग्री आगे कभी 1 डिग्री पीछे, और अमोनिया तो सबसे आखिरी में ही आता है। जैसे जब एमी का केस होता है मिथाइल का, तो मिथाइल में आता है 1 यानी CH3NH2 becomes better, और यहां थ्राइस N पीछे आ जाता है। तो 2 डिग्री हमेशा सबसे ज्यादा, यहां 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। लेकिन यही अगर आप यहां कर दिए, इथाइल कर दिए ET ट्वाइस NH, तो भी 2 डिग्री ही सबसे ज्यादा। यहां डिफरेंस आता है, पहले अब 3 डिग्री आ जाएगा, ET थ्राइस N और फिर ये एनसीईआरटी का डेटा है इसलिए एकदम याद रखना। कौन से सॉल्यूशन में मैं बात कर रहा हूं? हाँ जी, ये ऑर्डर किसमें है? एक्वस सॉल्यूशन। हाँ देखो, स्टेरिक फैक्टर आप इस चीज के लिए बोलो तो समझ में आता है कि सर आपने नाइट्रोजन पे अगर ET डाल दिया, ET डाल दिया, ET डाल दिया या Me डाल दिया, तो उससे क्या होगा? जो वाटर चारों तरफ एक लेयर बनाता है, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता ना, पूरी लेयर बनाता है, मल्टीपल लेयर्स बनते हैं उसके। जितना आप R ग्रुप डालोगे हाइड्रोफोबिक पार्ट, क्योंकि ये तो हाइड्रोकार्बन है, उतना ही उसका सॉल्वेशन खराब होगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, फिर ये। हम अगर ऐसे सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सोचते, बट सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सोचना नहीं है, इंडक्टिव एंड दोनों का दिमाग लगाना है, तो उस हिसाब से हमने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट which is inclusive of hydrogen bonding as well as inductive। कर लिया नोट? जल्दी खत्म करो इसको। सबने कर लिया? तो 2 डिग्री सबसे बढ़िया है बेटा, उसके बाद 1 डिग्री एंड उसके बाद मिथाइल हुआ तो ऐसे, नहीं तो 3 डिग्री आगे आ जाएगा। 3 डिग्री किस में आएगा? इथाइल में आगे आ जाएगा, क्योंकि इंडक्टिव इसका बेटर है।
उधर नहीं मिटाऊंगा मैं, ठीक है। अब हेडिंग डालो, कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एनिलीन एंड इट्स डेरिवेटिव। देखो, कंपैरिजन ऑफ aniline and its derivative। आइए बच्चों, सबसे पहला एग्जांपल मैं लेके चलता हूं आपके लिए, जहां पे ये NH2 है और अब मैं यहीं पे CH3 डाल देता हूं। यहां CH3 डाल देता हूं एंड CH3 डाल देता हूं। इन सभी में आप समझाइए मुझे, इन सभी में बताइए। बताइए ऊपर देखो, जैसा मैंने आपको बोला कि कोई भी डोनेटिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। सभी में बेंजीन कॉमन है। यहां कितने लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये सर प्लस आई भी देगा एंड हाइपर भी देगा? हाइपर से कैसे देगा, सबको ध्यान है? कैसे देगा? अच्छा, आई एंड हाइपर क्या ये सब स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है? बिल्कुल नहीं सर, ये बहुत पुअर इफेक्ट है। यस और नो? वेरी पुअर। ये यहाँ पे क्या देगा? प्लस आई, और ये क्या एच देगा एंड आई स्मॉल होगा इसका। उस हिसाब से हमें क्या आंसर लगता है कि सबसे ज्यादा बेसिक ऑर्थो होना चाहिए, फिर पैरा, फिर मेटा और सबसे लास्ट में। लेकिन बेटा ऑर्थो सबसे आखिरी। ये क्या मजाक हुआ? ये क्या, यहां पे भी देखो नाम तो वही डालते हैं ऑर्थो इफेक्ट, लेकिन इसका रीजन बिल्कुल अलग है। कौन समझाएगा? ऑर्थो में क्या प्रॉब्लम हो गई जो पीछे आ गया वो? क्या क्या बकवास कर रहे हो? क्या बकवास किए जा रहे हो? तुम्हारे कहने का मतलब कि यहाँ पे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस है? सीधा सीधा ये बोलो ना, फिर क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्या ये बोलना चाह रहे हो कि ये लोन पेयर अंदर नहीं जा पाएगा? अगर अंदर ना जा पाए तो बहुत अच्छी बात है फिर तो, क्योंकि यहाँ पे ये बाहर तो जाएगा नहीं ना। अरे मोटू लोग, ये बाहर क्यों जाएगा? ये लोन पेयर तो अंदर जाता है ना रेजोनेंस में। ये अंदर नहीं जा पाया, इसकी वजह से तो और अच्छी बात हो जाएगी, ये रुका हुआ हो जाएगा। अभी तो डिलोकलाइज था, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, तो खराब कर रहा है। क्या रीजन है? तो ये बिल्कुल नहीं है, SIR इज नॉट देयर, SIR है ही नहीं।
और स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस क्यों नहीं है? क्योंकि इस पे जो अटैच हाइड्रोजन है वो बहुत छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, तो इनसे इनमें रिपल्शन कुछ खास है ही नहीं। SIR पता है कहां होगा? यहां होगा। दिस इज द केस ऑफ SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ये इसके प्लेन को ही पूरा मोड़ देगा, और ये रीजन है कि इन चारों बेसिस में सबसे पावरफुल बेस ही होगा, क्योंकि इसका लोन पेयर ऊपर से नीचे आया ही नहीं, डिलोकलाइज हुआ ही नहीं, तो मोस्ट बेसिक हो गया। इसमें भी SIR नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत छोटे होते हैं, इसलिए रिपल्शन नहीं है। यहां तो SIR का चांस ही नहीं उठता है। समझ में आया? तो अगर मुझे कंपैरिजन करना हो A, B, C एंड D में, तो यार C तो मतलब पूछना ही नहीं है, काफी बढ़िया होगी, है ना। उसके बाद हम करेंगे, हमने देखा था कि भाई जैसे R ग्रुप बड़ा बल्कि हो जाता है, वैसे केस में हमारा इंडक्टिव इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो B आएगा। B एंड D एंड A में अभी कंपैरिजन करते हैं। जैसे यहां ऑर्थो में सबसे पीछे कर दिए, तो इसको भी सबसे पीछे कर देना होता, तो यहां आएगा हमारा A एंड सबसे पीछे आएगा D, ऑर्थो इफेक्ट। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहां सर ऑर्थो इफेक्ट आ क्यों रहा है? SIR अगर है नहीं तो क्यों आ रहा है? दिमाग लगाओ, अभी मैंने थोड़ा देर पहले ही आपको हिंट दिया है, जस्ट 1 मिनट पहले अभी आपको समझाया है। वो बात कौन सा? कि भाई एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेशन अच्छी चीज होती है, जितना ज्यादा सॉल्वेट हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, उतनी बढ़िया चीज। तो जब आप ऑर्थो पे ले लेते हो, क्या चीज बेटा? व्हेन यू आर टेकिंग ऑर्थो, व्हेन यू आर टेकिंग R ग्रुप एट ऑर्थो, तो कितने लोग कह रहे हैं कि जब ये प्रोटोनेट होगा सर, तो यहां प्लस आएगा, जो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर तो होगा, इधर भी होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन इस साइड में ये ग्रुप होने नहीं देगा। तो ये स्टेरिक क्राउडिंग के वजह से इट इंटरफियर्स इन द हाइड्रेशन एंड सॉल्वेशन, एंड सॉल्वेशन में अगर इफेक्ट डालेगा, कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल नहीं होगा, तो करस्पॉन्डिंग बेस खराब हो जाएगा। देख रहे हो, इतने माइनर लेवल पे जाके चेंजेस है। तो यानी ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं हुआ, इसलिए इनके केस में सारे ऑर्थो खराब बेस नहीं होते हैं, कभी कभी ऑर्थो अच्छा भी होता है। जैसे यहाँ अच्छा डोनर ग्रुप लग जाए, कौन सा डोनर ग्रुप लग जाए? NH2 OH टाइप में लग जाए, तो ऐसे केस में ऑर्थो खराब नहीं होता है, सबसे खराब तो नहीं होता है। इसलिए ऑर्थो में सिर्फ यही अकेला केस है जहां पे हमें ज्यादा सोचना है। तो क्यों ऐसा हो रहा है बेटा? बिकॉज ऑफ पुअर सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। पुअर सॉल्युबिलिटी क्यों हो रही है बेटा? बिकॉज ऑफ द हाइड्रोफोबिक पार्ट इज अटैच्ड एट ऑर्थो, क्योंकि जैसे ही ये मेटा पे जाएगा वो पार्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि तब तो पूरा एक्सेस मिल जाएगा यहां से यहां तक। समझ आया? तो बहुत माइनर है, डिफरेंसेस भी देखोगे तो वैल्यूज में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए नोट करके लिखो, और इसमें ऑर्डर यही रहेगा। ऑर्थो इफेक्ट ये तो आपको मालूम है। SIR, यहां देखो SIR कितनी अच्छी चीज कर रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, वहां पे भी बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता ही था ना, लेकिन दोनों का SIR का मतलब अलग अलग है। इट विल नॉट बी एबल टू एंटर इनटू रिंग, ये चीज मत दिखाना, बोलना ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ग्रुप है, रिपल्शन होगा, ये पूरा प्लेन टर्न हो जाएगा। नोट करिए, दोनों का आंसर नोट करिए। कोई बात नहीं, छोड़ दो।
सबने कर लिया बेटा? Riti, am I audible? Yes, sir. चलो ठीक है, जल्दी खत्म करो इसको। लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्मल 3 डिग्री एंड अगर मैं उसको रिंग का पार्ट बना लूं तब इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होगा? तो बच्चों एक बात समझ लो, इन दोनों में देखो दोनों एकदम एक जैसे ही हैं। ET यहाँ पे भी है, ET यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। अब एक कार्बन एक्स्ट्रा बढ़ गया, इससे वजह से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि नॉर्मल अमाइन अंडरगो इन्वर्जन। क्या है वो इन्वर्जन वाली बात कि ये लोन पेयर नीचे चला जाता है। इन्वर्जन होगा तो अवेलेबिलिटी दोनों तरफ बट जाएगी, लेकिन अगर आप उसे रिंग का पार्ट बना दोगे तो ये प्लेनर नहीं हो पाएगा। तो प्लेनर नहीं हो पाएगा तो बटेगा नहीं, इसका डेंसिटी एक ही जगह रहेगा, मोर बेसिक हो जाएगा। अगेन इट इज अ माइनर इफेक्ट ओनली। सो विद दिस वी आर डन विद द होल बेसिक स्ट्रेंथ। एंजॉय एवरीबॉडी।